हेलो क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे टीनेज एप्लीकेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सेमी कंजर्वेटिव मोड के बारे में, और उसमें मैंने डिस्कस किया था आपको मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपको शो किया गया है कि ये आपका पेरेंटल डीएनए है। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड आपके पेरेंट के हैं। अब इस केस में जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो ये वाला स्ट्रैंड भी आपका टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा और ये वाला स्ट्रैंड भी आपका टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा। ये वाले स्ट्रैंड आपके न्यूली सिंथेसाइज्ड हैं, तो इस वजह से हम इस मोड को आप कहते हो सेमी कंजर्वेटिव मोड, क्योंकि एक आपका स्ट्रैंड पेरेंट से आया है, एक आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड हुआ है। अब हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन आप पढ़ते हो ई कोलाई के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आप ई कोलाई में पढ़ोगे, देन आप पढ़ोगे यूकैरियोटिक सेल में। डीएनए रेप्लिकेशन में 3 स्टेप में आप इसे डिवाइड करोगे: इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब आपको मालूम है ई कोलाई इज़ अ नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसका जो जीनोम होता है वो होता है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। मेन डीएनए आपका सर्कुलर होगा। ठीक है, और उसकी केवल एक कॉपी प्रेजेंट होगी। तो सेकंड आपके जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा वो होते हैं प्लाज्मिड डीएनए, वो भी सर्कुलर होता है, उसके नंबर आपके ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मिड डीएनए भी प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई के अंदर, और आपका मेन डीएनए भी प्रेजेंट है। जो मेन डीएनए में रेप्लिकेशन होता है वो होता है थीटा रेप्लिकेशन। नया रखना, मेन डीएनए में जो रेप्लिकेशन होगा वो कौन सा है आपका? थीटा रेप्लिकेशन, क्योंकि उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है थीटा वाला। ऐसे ही जो प्लाज्मिड डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो सिग्मा रेप्लिकेशन। तो आपको एक बेसिक पॉइंट याद रखना है, ई कोलाई का जो मेन डीएनए है उसका साइज है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर, जो कि आपका मेन डीएनए का है। और मेन डीएनए की सिंगल कॉपी प्रेजेंट है और उसका रेप्लिकेशन होगा आपका थीटा रेप्लिकेशन। प्लाज्मिड डीएनए आपके ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट हो सकते हैं सेल के अंदर, वो भी सर्कुलर होते हैं, लेकिन उसमें जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है आपका सिग्मा रेप्लिकेशन। देखिए, सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था इनिशिएशन। अब हम जो रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मेन डीएनए के अंदर, उसका शेप है आपका सर्कुलर। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो पर्टिकुलर साइट पे स्टार्ट होता है, ये नहीं कि रैंडमली आपका किसी भी सीक्वेंस से स्टार्ट हो जाएगा। जिस साइट से स्टार्ट होता है उसे आप कहते हो OREC, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसकी लेंथ होती है 245 बेस पेयर, जो मैंने आपका लाइन से शो किया है, उसकी लेंथ है आपकी 245 बेस पेयर। इसे हम कहते हैं सिस एक्टिंग सीक्वेंस। सिस एक्टिंग सीक्वेंस का मतलब है कि ये इस डीएनए का पार्ट है। ठीक है, ये सीक्वेंस आपके 245 इस डीएनए के पार्ट है, इस वजह से हम कहते हैं सिस एक्टिंग सीक्वेंस। 245 बेस पेयर के अंदर आपके 3 सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं 9 न्यूक्लियोटाइड के, उनकी आपकी 5 कॉपीज प्रेजेंट होंगी 9 न्यूक्लियोटाइड की, और ये 5 कॉपीज आपकी डिस्पर्स्ड होंगी 245 बेस पेयर में। इतना याद रखना, 9 न्यूक्लियोटाइड के आपके मोटिफ होते हैं। ठीक है, या आप उन्हें रिपीट्स कहते हो। उनकी 5 कॉपीज प्रेजेंट हैं, वो डिस्पर्स होंगी आपकी 245 बेस पेयर के अंदर। ऐसे ही आपके 13 न्यूक्लियोटाइड के रिपीट्स होंगे, वो 80 रिच होंगे, वो भी आपके टेंडमली प्रेजेंट है। टेंडमली का मतलब होता है एक के बाद एक, और डिस्पर्स का मतलब है आपके थोड़े डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे, एक के बाद एक प्रेजेंट नहीं होंगे। इसके अलावा 11 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं गेटेक्स सीक्वेंस की। गेटेक्स सीक्वेंस इज़ अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं, जैसे समझ लीजिए ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, अगर आप यहाँ पर GATC शो करोगे तो उसके जो दूसरे स्ट्रैंड में बेस पेयरिंग होगी तो यहाँ पर G आएगा, A आएगा, T आएगा और C आएगा। तो यहाँ से भी गेटेक्स सीक्वेंस है और इधर से भी गेटेक्स सीक्वेंस है। तो जब भी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो एक कंडीशन होती है, जो गेटेक्स सीक्वेंस होते हैं उसकी एडेनिन पे, इस वाले पे मिथाइलेशन होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर मिथाइलेशन नहीं है
तो आपका डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट नहीं होता है ई कोलाई के अंदर। तो इतना याद रखना, कंडीशन क्या है, इस पे भी मिथाइलेशन होना चाहिए और इस पे भी मिथाइलेशन होना चाहिए। जब दोनों एडेनिन पे मिथाइलेशन होगा उस कंडीशन को आप कहते हैं फुली मिथाइलेटेड स्टेट। अगर मैं कहूँ केवल इस एडेनिन पे मिथाइलेशन है और इस पे मिथाइलेशन नहीं है तो उसे आप कहते हो हेमी मिथाइलेटेड स्टेट। इस केस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। थर्ड कंडीशन होती है इस एडेनिन पे भी मिथाइलेशन नहीं है और इस एडेनिन पे भी मिथाइलेशन नहीं है, तो ये स्टेज हो गई आपकी अनमिथाइलेटेड स्टेट। तो इसमें तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा ही नहीं। तो जब दोनों ही एडेनिन पे मिथाइलेशन होगा तभी आपका डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है। तो 245 बेस पेयर के अंदर 3 तरीके के रिपीट्स होते हैं, एक जिसमें 9 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे, एक जिसमें 30 न्यूक्लियोटाइड होंगे और एक जिसमें गेटेक्स सीक्वेंस होंगे। तो इसकी कितनी कॉपीज होंगी, 11 कॉपीज। 30 न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस या रिपीट्स होते हैं वो टेंडमली प्रेजेंट होते हैं, एक के बाद एक। और जो 9 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं उसकी 5 कॉपीज प्रेजेंट होंगी जो कि डिस्पर्स्ड होंगी आपकी 245 रीजन में, 245 बेस पेयर रीजन में। ठीक है, जो 9 न्यूक्लियोटाइड रीजन होता है उस पर सबसे पहले जो प्रोटीन आके बाइंड करते हैं वो होते हैं डीएनए प्रोटीन। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन में जो प्रोटीन आ रहा है आपको सीक्वेंस से याद करना है। सबसे पहला प्रोटीन कौन सा आ रहा है आपका, डीएनए प्रोटीन। वो बाइंड कर रहा है आपका 9 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे। ये आपकी एटीपी की एनर्जी को यूज़ करते हैं, तब आपकी मेल्टिंग होती है 30 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस पे। ठीक है, तो जब मेल्टिंग होगी तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं दो हेलिक्स के बीच में, जैसे एडेनिन पेयर करता है थाइमिन से तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ऐसे ही ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन से तो आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड आपके मेल्ट हो जाएंगे और डीएनए का स्ट्रक्चर आपका ओपन हो जाएगा। तो ओपनिंग कहाँ होती है आपकी 13 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे, और डीएनए ए बाइंड कहाँ करेगा आपका 9 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे। अब नेक्स्ट होता है, अब यहाँ पर इस केस में जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ई कोलाई में वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा। अब समझ लीजिए ये हो गया आपका स्टार्ट पॉइंट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से आपका स्टार्ट पॉइंट है। इसके अपोजिट साइड होता है आपका टर्मिनेशन साइट। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर टर्मिनेशन साइट होती है उसे आप कहते हो रेप्लिकॉन। यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड रेप्लिकॉन, स्टार्टिंग साइट से लेकर टर्मिनस पॉइंट तक। अब मैंने क्या बताया कि जो रेप्लिकेशन है ई कोलाई में वो आपका बाई डायरेक्शनल है, एक इस डायरेक्शन में भी होगा एक इस डायरेक्शन में भी होगा। तो इसका मतलब इसमें आपके 2 रेप्लिकेशन फॉर्क हैं, एक रेप्लिकेशन फॉर्क इधर मूव करेगा, दूसरा रेप्लिकेशन फॉर्क आपका इस साइड मूव करेगा। आपको जो मेन याद रखना है वो आपको प्रोटीन से याद करने हैं कि कौन कौन से प्रोटीन आपके किस सीक्वेंस में आते हैं। अब आप ये इमेज याद रखिएगा, ये वाली। नेक्स्ट उस पर आते हैं हम। जब आपकी मेल्टिंग हो जाती है उसके बाद आपके जो प्रोटीन बाइंड करते हैं सिंगल स्ट्रैंड पे उन्हें आप कहते हो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी। ये प्रोटीन आपके सिंगल स्ट्रैंड जो मेल्ट हुआ उस पे जाके बाइंड करेंगे। इनका फंक्शन होता है, अगर ये बाइंड नहीं करते हैं तो क्या होता है आपका हेयर पिन का फॉर्मेशन हो जाता है सिंगल स्ट्रैंड में। जब हेयर पिन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो जो डीएनए पॉलीमरेज आपका रन करता है वो आपका रन नहीं कर सकता है। तो हेयर पिन का स्ट्रक्चर ना बने उसके लिए आपके एसएसबी प्रोटीन आपके सिंगल स्ट्रैंड पे आके बाइंड करते हैं। एसएसबी का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्रामर होता है। एसएसबी प्रोटीन कोऑपरेटिविटी शो करते हैं। कोऑपरेटिविटी का मतलब होता है कि एक बाइंड करेगा वो हेल्प करेगा दूसरी बाइंडिंग में। ठीक है, अब थर्ड जो प्रोटीन्स आते हैं या एंजाइम जो आते हैं वो कौन से हैं आपके, डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज देखिए, जो पहला प्रोटीन था वो था डीएनए ए, उसका काम था मेल्टिंग क्रिएट करना 30 न्यूक्लियोटाइड पे, वो केवल ओपन कर देता है। फर्दर ओपनिंग करने के लिए, आगे रेप्लिकेशन फॉर्क को मूव करने के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका डीएनए हेलिकेज, उसे आप कहते हो डीएनए बी। ये आपकी एटीपी की एनर्जी यूज़ करते हैं और ये मूव करते हैं 5:3 डायरेक्शन में।
और ये जिस स्ट्रैंड पे बाइंड करेंगे वो आपका लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है। ये पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, कि हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्ट्रैंड आपका लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा और कौन सा आपका लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा। तो अभी आपको इतना याद रखना है, डीएनए हेलिकेज आपका बाइंड करेगा लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट से और मूव करेगा 5:3 डायरेक्शन में और एटीपी की एनर्जी को यूज़ करता है। डीएनए हेलिकेज को इस टेम्पलेट पे लोड करने के लिए एक और प्रोटीन होता है, उसे हम कहते हैं डीएनए हेलिकेज लोडर, उसे आप कहते हो डीएनए सी। ठीक है, तो डीएनए भी खुद अपने आप टेम्पलेट पर लोड नहीं होता है, उसे लोड करने के लिए आपके होते हैं डीएनए सी। नेक्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन तब स्टार्ट करता है जब उसे प्राइमर उस पर ऐड मिले। तो प्राइमर को ऐड करने के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है डीएनए प्राइमेज, उसे हम कहते हैं डीएनए जी। प्राइमर आपका 15 न्यूक्लियोटाइड लेंथ का होता है और उसकी नेचर होती है आरएनए नेचर। ठीक है, तो पहले मेल्टिंग होती है, तभी एसएसपी बाइंड करेंगे, हेलिकेज लोडर आपका हेलिकेज को लोड करेगा। ठीक है, क्योंकि फर्दर ओपनिंग के लिए रेप्लिकेशन फॉर जब मूव करेगा। और प्राइमर का काम है आपका, प्राइमेज का काम है प्राइमर की सिंथेसिस। जब प्राइमर की सिंथेसिस हो जाती है, प्राइमर की सिंथेसिस हो जाती है, तब आपका जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है वो है आपके डीएनए पॉलीमरेज। जब आपका डीएनए पॉलीमरेज अपना वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो उसके आगे आपके टोपोआइसोमरेज का भी रोल होता है। तो नेक्स्ट क्लास में आप डीएनए पॉलीमरेज एंड टोपोआइसोमरेज के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी आपको केवल यहाँ तक के जो प्रोटीन्स या एंजाइम्स आए उनके फंक्शंस याद होने चाहिए। थैंक यू।